गुड इवनिंग बच्चों। चले भाई, आज जो बेटा आपका ऑनलाइन एफएलटी हो रहा है उसके केमिस्ट्री का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, तो जो आज आपका ऑनलाइन में एफएलटी पेपर हुआ है उसका डिस्कशन बेटा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 51 मेटलर्जी का क्वेश्चन है। बॉक्साइट और इज कॉन्सेंट्रेट बाई, आप सबको मालूम होगा फ्रोथ फ्लोटेशन किसके लिए होता है बेटा, सल्फाइड और के लिए। और बॉक्साइट और क्या है, Al2O3, एल्यूमिनियम का .2H2, ये बेटा आपका बॉक्साइट है। ठीक है ना, आप सबने बेटा पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, बॉक्साइट और को कॉन्सेंट्रेट किससे किया जाता है, लीचिंग मेथड से। लीचिंग मेथड बेटा एक केमिकल मेथड है। लीचिंग मेथड हम तब यूज करते हैं जब आपका और एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। ठीक है बेटा, तो 51 का आंसर थर्ड, केमिकल सेपरेशन। नेक्स्ट में आइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 52, ए सडन जंप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। बेटा सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो बेटा सडन जंप कहां पर होगा, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन बेटा किससे निकल रहा हो, स्टेबल ऑक्टेट से। देखो बेटा यहां पर पहले वाले में देखो बेटा फुलफिल्ड ऑर्बिटल है, पहली आयनाइजेशन एनर्जी इसकी बहुत ज्यादा होगी। सेकेंड वाले में आइए, देखिए पहला बेटा आसानी से निकल जाएगा, फिर देखो दूसरा वाला बेटा किससे निकल रहा, 3s2 से। ठीक है ना, दूसरा वाला किससे निकल रहा है, 3s2 से, सेम ऑर्बिट से निकल रहा। यहाँ पर देखो पहला बेटा P से निकल रहा, दूसरा P से निकल रहा, सेल नहीं चेंज हो रही। यहाँ पर देखो बेटा पहला 3s से निकला, दूसरा बेटा किससे निकल रहा, 2p6 से। देखो बेटा यहाँ सेल चेंज हो रही है, सेल चेंज होने के साथ साथ दूसरा इलेक्ट्रॉन किससे निकल रहा, स्टेबल ऑक्टेट से। तो बेटा सडन जंप बेटा कहां पर आपको मिलेगा, फोर्थ में। पहला इलेक्ट्रॉन देखो फोर्थ में बेटा आसानी से निकल जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा, 2p6 से। बेटा सेल चेंज हो रहा है, साइज अचानक डिक्रीज कर रहा, आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा, तो 52 का आंसर फोर्थ। नेक्स्ट आइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 53, 30 वॉल्यूम H2O2। देखो बेटा हाइड्रोजन परऑक्साइड की कंसंट्रेशन को एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ठीक है बेटा, आपको ये जो दिया है 30 वॉल्यूम H2O2, ये बेटा आपको क्या दिया, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। वॉल्यूम स्ट्रेंथ बेटा हमें ये बताता है कि 1 ml इस सॉल्यूशन का STP पर कितने ml ऑक्सीजन देगा। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ बेटा कितना है, 30। तो इसका क्या मतलब है, इस बॉटल का 1 ml STP पर 30 ml ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। तो देख लो बेटा कौन सा आंसर है, 1 ml of this solution liberate 30 ml ऑक्सीजन। करेक्ट आंसर थर्ड। अब इसी में देखो और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ आपसे बेटा नॉर्मेलिटी पूछ सकता है, नॉर्मेलिटी पूछे तो इसको यूज कर लेना। ठीक है, मोलैरिटी पूछे तो इसको यूज कर लेना, और स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर पूछे बेटा तो नॉर्मेलिटी इंटू इक्वलेंट वेट कितना होता है, 17। और अगर बेटा परसेंटेज W/V पूछे तो स्ट्रेंथ को 10 से डिवाइड कर दीजिएगा। इतने बेटा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और एक शॉर्टकट याद रखना
कि अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ बेटा 10 सीसी है तो बेटा ये लगभग 3% W/V होता है। तो अगर यही क्वेश्चन होता 30 वॉल्यूम H2O2 है, बताओ बेटा परसेंटेज W/V पूछता तो 10 के लिए कितना 3, तो 30 के लिए कितना होता 9%। तो आपके क्वेश्चन का बेटा करेक्ट आंसर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 54, among the following the pair in which the two species are same। देखो बेटा इन दोनों का सेम है। XeO3 में बेटा क्या है आपका 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है। तो बेटा जस्ट लाइक अमोनिया, ये क्या होगा पिरामिडल हो गया। ठीक है, दोनों में यही चीज है बेटा। PF6SF6 यहाँ पर बेटा क्या है 6 बॉन्ड पेयर है। तो बेटा यहाँ पर क्या होगा sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, दोनों बेटा ऑक्टाहेड्रल है। यहाँ पर बेटा दोनों क्या है प्लेनर है, ट्रायगोनल प्लेनर। ठीक है, जबकि ये वाला बेटा क्या है SiF4, ये बेटा कैसा है टेट्राहेड्रल। और SF4 एक लोन पेयर और बेटा 4 बॉन्ड पेयर। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3d। तो पक्की बात है दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग। चलिए नेक्स्ट बेटा आपका करेक्ट आंसर क्या है फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 55, शेप ऑफ O2F2 इज सिमिलर टू दैट ऑफ। तो बेटा इसको तो सबको मालूम होगा O2F2 का शेप बेटा किसके इक्विवेलेंट होता है H2O2 के। नेक्स्ट आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 56, which of the following is the increasing order of enthalpy of vaporization। तो देखो बेटा आप सबको मालूम होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर एक दूसरे का रिवर्स। तो देखो बेटा जिसका बॉइलिंग पॉइंट और यहाँ पर क्या पूछा है हीट ऑफ वेपराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा बॉइलिंग पॉइंट के। ठीक, और आप सबको मालूम है बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट अगर एक जैसे मेंबर। तो देखो बेटा ये 5th ग्रुप के हाइड्राइड है PH3 ASH3 और NH3 5th ग्रुप के हाइड्राइड है। पक्की बात है इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा, तो हमें क्या लगेगा बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा, लेकिन नहीं, यहाँ एक्सेप्शन आपका बेटा अमोनिया है। अमोनिया में क्या पाई जाती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा हाईएस्ट। अब इन दोनों में देखो बेटा इन दोनों में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा मॉलिक्यूलर वेट पर। इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो पक्की बात है इसका वेपर प्रेशर सॉरी इसका हीट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा। तो बेटा सबसे ज्यादा हीट ऑफ वेपराइजेशन किसका होगा अमोनिया, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर बेटा ASH3 फिर बेटा NH3 सॉरी PH3। तो इसका करेक्ट आंसर 56 का 4। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिप्सम ऑन हीटिंग अबव 120 to 130 डिग्री, ये तो सबको रटा होगा। 110 के आसपास हीट करते हैं तो बेटा क्या बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस।
और बेटा 120 के ऊपर अगर हीट करते हैं तो क्या बनेगा, एनहाइड्रस सॉल्ट, यानी बेटा क्या बनेगा, कॉपर कैल्शियम सल्फेट। तो 57 का आंसर फोर्थ। नेक्स्ट आइए बेटा 58, नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा ये आपका किस टाइप का है, MAA2B2 कह लो। ठीक है बेटा, तो ये बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, सिस एंड ट्रांस। ठीक है बेटा, और सिस वाला फॉर्म क्या शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमर, डी एंड एल। तो टोटल आइसोमर कितने हो जाएंगे, 3। ठीक है, तो करेक्ट आंसर थर्ड। फिर कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विथ आयोडीन। आयोडीन बेटा क्या है, नॉन मेटल है, HNO3 से रिएक्ट करेगा तो बेटा क्या बनाता है, HiO3, I2 प्लस 10 HNO3। ये क्या बनाता है बेटा, 2 HiO3 प्लस 10 NO2। और बेटा यहाँ 10 हाइड्रोजन में 2 उधर चले गए तो ये बेटा क्या हुआ, 4H2। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर HiO3 कौन सा है, थर्ड। 59 इज थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 60, सॉलिबिलिटी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट इन वाटर। सल्फेट की बात कर रहा बेटा, 2 पे क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिए। हाइड्रोक्साइड की सॉलिबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पर बेटा क्या करती है, इंक्रीज। और सल्फेट के केस में जैसा आपका क्वेश्चन है, टॉप टू बॉटम जाने पर सल्फेट की सॉलिबिलिटी बेटा क्या करती है, डिक्रीज। तो बेरियम सल्फेट की सॉलिबिलिटी लोवेस्ट, बेरिलियम सल्फेट की हाईएस्ट। और दोनों बेटा सभी सॉल्ट किस टाइप के हैं, 1:1। तो KSP क्या होगा, S²। तो बेरियम सल्फेट का KSP लोवेस्ट, बेरिलियम सल्फेट का हाईएस्ट। तो देख लो बेटा इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट। तो ये ऑर्डर बेटा किसका है, सॉलिबिलिटी का। यही ऑर्डर बेटा किसका है, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का। अगर सॉल्ट एक जैसे हैं तो हायर इज द सॉलिबिलिटी, हायर विल बी सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ दीज यूज्ड टू स्मॉलेस्ट सिलिकॉन पॉलीमर। देखो बेटा थर्ड वाले में केवल थर्ड वाले में देखो बेटा केवल एक क्लोरीन है। जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो Cl की जगह एक OH आएगा। तो बेटा पॉलीमराइजेशन के लिए केवल एक साइट है, तो एक स्टेप के बाद बेटा रिएक्शन बंद हो जाती है, यहाँ पर कोई पॉलीमराइजेशन नहीं होता। तो 61 का आंसर थर्ड। नेक्स्ट बेटा 62, जर्मेनियम 2 कंपाउंड और पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। बेटा रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जो अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जो बेटा रिड्यूस करते हैं। तो देखो आप सबने पढ़ रखा है Pb+4 हाईली अनस्टेबल होता है, तुरंत बेटा किसमें कन्वर्ट होना चाहता है, Pb++ में। और आप सबको रीजन मालूम है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। फोर्थ ग्रुप हो, थर्ड ग्रुप हो या फिफ्थ, टॉप टू बॉटम जाने पर बेटा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज। लोअर वाले की क्या होती है, इंक्रीज।
तो जैसे फोर्थ ग्रुप की बात करें तो बेटा कार्बन, कार्बन सिलिकॉन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है, जबकि लेड बेटा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है। तो Pb+4 हाईली अनस्टेबल है, तुरंत बेटा वो किस में कन्वर्ट होना चाहता है, Pb+2 में, स्टेबिलिटी के लिए, इसलिए बेटा वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। NH2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते। सिमिलरली बेटा जी तो नीचे का है, सॉरी ऊपर का है, तो बेटा ये +2 के बजाय +4 में स्टेबल है, तो ये +2 से +4 में जाना चाहता है, इसलिए बेटा ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। और ये सब किसके कारण है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, मोर प्रोनाउंस इनर्ट पेयर इफेक्ट इन लेड देन जर्मेनियम। तो लेड में बेटा इनर्ट पेयर इफेक्ट बहुत ज्यादा, क्योंकि NH2 इलेक्ट्रॉन उसके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। नेक्स्ट बेटा इन ए रेगुलर ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल MX6 नंबर ऑफ XM6, देखो बेटा ये आपका M है, ये X हो गया, ये X हो गया, ये बेटा आपका ऑक्टाहेड्रल। तो बेटा 180 के बॉन्ड एंगल कितने होंगे, 3, एक बेटा ये, एक बेटा ये, एक बेटा ये, तो आंसर क्या होगा 3, 63 का आंसर फर्स्ट। ठीक है भाई। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 64 पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ B2 इज ड्यू टू, B2 में बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, और आप सबको मालूम है अगर टोटल इलेक्ट्रॉन बेटा ऑड नंबर है तो पैरामैग्नेटिक, और अगर टोटल इलेक्ट्रॉन का सम 10 और 16 है, 10 मतलब B2, 16 मतलब O2, ये दोनों बेटा क्या होते हैं पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इनके पास क्या होती है डीजेनरेट ऑर्बिटल होती है, और जिसमें बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो जैसे आप 10 का लिखोगे σ1s, σ1s स्टार, σ2s, σ2s स्टार, फिर π2px इक्वल टू बेटा क्या होगा π2py। अब बेटा 10 भरो जरा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर बेटा क्या होगा 1 और 1, तो बेटा दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे किसमें, बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल में, तो 64 का आंसर फर्स्ट। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां पर है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। नेक्स्ट आइए बेटा, और ये याद रखिएगा इवन में अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 10 है या 16, यानी B2 और O2 दोनों बेटा क्या है पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इनमें डीजेनरेट ऑर्बिटल होती है। पेयरिंग बेटा तभी करते हैं जब डीजेनरेट ऑर्बिटल के सभी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन हो जाए। इन पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड मतलब H4P2O7, आप सबको मालूम है बेटा ये इसमें कितने OH होते हैं, इसकी एसिडिटी कितनी होती है 4, मतलब OH कितने होते हैं 4, ये बेटा इसका स्ट्रक्चर है। तो यहां से एक H+ निकल सकता है, यहां से एक H+, यहां से एक H+, इसीलिए बेटा ये टेट्रा बेसिक है। तो कितने OH है बेटा 4। नेक्स्ट देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, डायमैग्नेटिक का मतलब सभी इलेक्ट्रॉन बेटा क्या होंगे पेयर। देखो यहाँ पर कोबाल्ट बेटा किस फॉर्म में है +3, और कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3d7 4s2, तो बेटा ये 3d6 हो गया। यहाँ पर बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि कोई पेयरिंग नहीं हो रही। NiCl4, तो यहाँ बेटा Ni किस फॉर्म में है
Na++ के फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये बेटा क्या होगा 3d8, यहाँ पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि पेयरिंग नहीं है। यहाँ पर भी देखो बेटा Na++ है, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 3d8, लेकिन आपका साइनाइड आयन बेटा क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये बेटा क्या कर देगा पेयरिंग। तो यहां पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो। और यहां पर देखो कॉपर बेटा किस फॉर्म में है, CuCl2-2 x -2 इक्वल टू -2, इसे गलत लिखा हुआ है ये x बराबर 0। तो बेटा यहाँ पर भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा यहाँ पे, ठीक है। आप इसको देखो, थ्री कॉपर क्या होता है 3d10 4s1, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हटा हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 को समझ सही नहीं है वैसे। खैर आपका आंसर बेटा उसमें जाने की जरूरत नहीं, आंसर बेटा आपका थर्ड। उसके बाद आइए 67, ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। बेटा अगर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी पूछता, ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसका होता फ्लोरीन, फिर बेटा किसका होता नाइट्रोजन, फिर बेटा किसका होता ऑक्सीजन, फिर बेटा कार्बन। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल, लेकिन यहाँ सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी पूछ रहा। ऑक्सीजन देखो बेटा, ऑक्सीजन अगर आप देखोगे बेटा तो 2 कॉमा क्या होता है 4, 1s2, 2s2, 2p2, ठीक है। पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दो, सेकेंड आयनाइजेशन पूछा है ना। 67, नहीं इसको 8 लेना पड़ेगा, ये बेटा 2p4 हो गया, ये 6 ले। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 2,6, तो ये बेटा 1s2, 2s2, 2p4। तो देखो जब बेटा पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या बचेगा 2p3। अब जब बेटा दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो किससे निकल रहा है हाफ फील्ड ऑर्बिटल से, इसलिए बेटा इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो 67 का आंसर बेटा सेकंड, ड्यू टू हाफ फील्ड ऑर्बिटल। उसके बाद आइए बेटा 68, ये तो सबको रटा होगा बेटा, लैम्डा इक्वल टू H/P, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ए का बेटा हो गया थर्ड। विजिबल रीजन का मतलब बॉमर सीरीज, MVR इक्वल टू NH/2 बोर का फर्स्ट पॉस्टुलेट्स है, और डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो देख लो बेटा ए का क्या होगा थर्ड, फिर बी का फर्स्ट, फिर सी का बेटा 4, डी का बेटा 2। करेक्ट आंसर बेटा थर्ड। अब आइए बेटा 69, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस। देखो बेटा किसको हीट कर रहे हैं, अमोनियम डाइक्रोमेट को, NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7। आप सबको बेटा इसका हीटिंग इफेक्ट रटा होगा। कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है नाइट्रोजन, और क्या प्रोड्यूस होता है Cr2O7 और बेटा 4H2। आपको देखो बेटा इसका अमाउंट दिया है, इसका पूछ रहा है,
तो देखो यहां से क्या दिख रहा बेटा, 1 मोल अमोनियम डाइक्रोमेट गर्म करेंगे, यानी बेटा कितना, 252 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट दिया है। तो बेटा नाइट्रोजन कितनी मिल रही, 28 ग्राम। तो बोलो बेटा आपको किससे निकालना है, 1 ग्राम से। तो बेटा लगा लो यूनिटरी मेथड, 1 ग्राम से कितना मिलेगा, 28/252। इसको सॉल्व करोगे तो आई थिंक आपका 69 का आंसर थर्ड आएगा, 0.111 ग्राम। तो 69 का आंसर थर्ड। अब आइए बेटा नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 70। क्या पूछा है बेटा, हीट ऑफ फॉर्मेशन कार्बन मोनोऑक्साइड का हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो बेटा रिएक्शन लिखो, सी सॉलिड प्लस हाफ O2 गिव्स CO। आपको बेटा इसका क्या निकालना है, डेल्टा एच। इसका डेल्टा एच क्या कहलाएगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखो बेटा दिया क्या है, कार्बन का हीट ऑफ कंबशन दिया है, सी सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स CO2 गैस। इसको बेटा आप इक्वेशन नंबर 1 कह लो, इसको बेटा क्या बोलो, इक्वेशन नंबर 2। इसका डेल्टा एच बेटा कितना दिया है, -393.5। फिर बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड का कंबशन रिएक्शन लिखो, CO प्लस हाफ O2 गिव्स बेटा क्या होगा, CO2। दैट इज इक्वेशन नंबर 3। इसका डेल्टा एच बेटा कितना दिया है, -283.5। तो देखो बेटा आपको इसका डेल्टा एच निकालना है, ये हो गई रिक्वायर्ड। ये दोनों बेटा क्या हो गया, गिवन। अब खुद देख लो बेटा आपको रिक्वायर्ड कैसे मिलेगी। कार्बन आपको चाहिए 1 मोल, पहले वाले में नो चेंज। आपको बेटा CO चाहिए दूसरे वाले में, लेकिन इसमें लेफ्ट में उधर राइट में। तो बोलो बेटा इक्वेशन नंबर 1 आपको कैसे मिलेगी, सेकेंड वाले को एज इट इज रखोगे, थर्ड वाले को बेटा रिवर्स करके जोड़ोगे। रिवर्स करके जोड़ने का मतलब घटा देना। तो वैल्यू बेटा रख लो, -393.5 माइनस माइनस बेटा क्या हो जाएगा, प्लस, -283.5। ये बेटा सॉल्व करोगे तो -110 आ जाएगा। करेक्ट आंसर बेटा इसका थर्ड। चलिए नेक्स्ट आइए बेटा, मैचिंग करनी है बफर सॉल्यूशन। देखो बेटा ये फेरिक क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन है, इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक। क्योंकि ये आपका फेरिक क्लोराइड क्या है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। सोडियम नाइट्रेट भी क्या है, सॉल्ट। किस टाइप का, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। इसका सॉल्यूशन बेटा कैसा होगा, न्यूट्रल। सोडियम एसीटेट भी क्या है, सॉल्ट। किसका है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। ये बेटा कैसा हुआ, बेसिक। और आप सबको मालूम है HCN एक वीक एसिड है, NaCN स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट है। वीक एसिड और उसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट बेटा क्या होता है, एसिडिक बफर। अब मिला लीजिए बेटा, ए का आंसर 4। एल्कलाइन सॉल्यूशन बेटा कौन सा होगा, थर्ड। एसिडिक कौन सा होगा, फर्स्ट। न्यूट्रल कौन सा होगा, सेकेंड। मिलाइए बेटा, ए का 4, 2 ऑप्शन है। फिर बी में बेटा क्या हो जाएगा आपका, थर्ड। तो बी का थर्ड कौन सा है ये, तो करेक्ट आंसर थर्ड।
आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 72, एमार्फस सॉलिड्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नेचर। देखो बेटा इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन होता है। दो तरीके के सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन और एमार्फस। क्रिस्टलाइन सॉलिड बेटा ट्रू सॉलिड होते हैं, एमार्फस सॉलिड सॉलिड जैसे दिखते हैं लेकिन होते नहीं है। एमार्फस सॉलिड को हम लोग बोलते हैं सूडो सॉलिड, सुपर कोल्ड लिक्विड। बेस्ट एग्जांपल क्या है, ग्लास, रबड़, ये सब एमार्फस सॉलिड। ठीक है ना। फिर देखो बेटा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं बेटा वो एन आइसोट्रोपिक होते हैं। कैसे होते हैं, एन आइसोट्रोपिक, यानी डिफरेंट डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रिस्टलाइन सॉलिड में यानी ट्रू सॉलिड में डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होते हैं। जबकि एमार्फस सॉलिड बेटा कैसे होते हैं, आइसोट्रोपिक, डिफरेंट डायरेक्शन में ये वाली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम। जनरली हम लोग अपोजिट सोचते हैं, हम लोग क्रिस्टलाइन के रिस्पेक्ट में सब कुछ अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, नहीं, ये वाली प्रॉपर्टी अपोजिट है। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, एन आइसोट्रोपिक, डिफरेंट डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट। एमार्फस सॉलिड कैसे होते हैं, आइसोट्रोपिक, डिफरेंट डायरेक्शन में ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होता है, सेम। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर सेकंड, सम फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सो सेम वैल्यू व्हेन मेजर्ड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं आइसोट्रोपिक। और ये जो बेटा लिखा हुआ है ये किसके लिए लिखा हुआ है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए। पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो क्रिस्टलाइन के लिए है, दूसरा वाला किसके लिए, एमार्फस। आपका क्वेश्चन किस पर है, एमार्फस। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ डिसोसिएटेड वाटर टू द अनडिसोसिएटेड वाटर। थोड़ा सा लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है ना। अदरवाइज ये सिंपली आपसे पूछ रहा है वाटर का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड। देखो क्या पूछा है, डिसोसिएटेड वाटर की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय इनिशियल की पूछ रहा है, ठीक है ना, अनडिसोसिएटेड। ठीक, तो बेटा आपसे इनडायरेक्ट वे में बेटा क्या पूछ रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और देखो बेटा आप कहोगे यार डिनोमिनेटर में तो अनडिसोसिएटेड वाटर, वाटर बेटा बहुत बहुत कम आयनाइज होता है, तो इनिशियल जो वाटर की मोलैरिटी होगी और वही आपकी इक्विलिब्रियम पर होगी। और आप सबको मालूम है वाटर की मोलैरिटी बेटा कितनी होती है, 55.55। तो बेटा वाटर एक वीक एसिड टूट कर क्या देता है, H प्लस बराबर क्या होता है, Cl। आपको बेटा क्या निकालना है, अल्फा, H प्लस अपॉन सी। वाटर में H प्लस बेटा कितना होता है, 1 इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है, इतना बेटा वाटर आपका डिसोसिएट होता है। और वाटर की मोलैरिटी 55.55, इनिशियल और फाइनल बेटा सेम। इसको सॉल्व कर लो बेटा, 1.8 इंटू 10⁻⁹। और अगर ये परसेंटेज में पूछा जाएगा तो 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो आपका करेक्ट आंसर बेटा 4। याद रखिए 25 डिग्री सी पर वाटर का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1.8 इंटू 10⁻⁹। H प्लस इक्वल टू OH माइनस 10⁻⁷, PH इक्वल टू POH बेटा 7, KW 1 इंटू 10⁻⁴, PKW बेटा कितना 14। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 74, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको देखो एक गैल्वेनिक सेल दिया, क्या पूछ रहा, ई सेल
नर्स्ट इक्वेशन आप सबको याद होगी बेटा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू। तो देखो बेटा यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ +2, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा कितने का है, 2 का। यहाँ पर देखो +1, यहाँ पर 0, ठीक, 1 के लिए गेन 1, 2 के लिए 2, तो बेटा यहाँ पर N1 2 है, N2 1 है, एलसीएम बेटा N कितना होगा, 2, N की वैल्यू 2। अब जरा Q देखो क्या होगा, Q का फॉर्मूला बोलो, Ni डबल प्लस अपॉन Ag प्लस का स्क्वायर। Ni डबल प्लस बेटा कितना है, 0.16, नीचे बेटा कितना है, 2 इंटू 10⁻³ का कर दो स्क्वायर, तो बेटा ये कितना आ गया, ऊपर ले जाओ 0.16 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻6 प्लस 6 हो गया, नीचे बेटा 4 हो गया, तो ये आ गया बेटा 4 इंटू 10⁻⁴। और अगर हम log 4 इंटू 10⁻⁴ ले तो बेटा ये आएगा 4.6। तो ई नॉट सेल कितना दिया, 1.05। इसको बेटा अपनी सुविधा के लिए आप 0.06 ले लो, ये 2 हो गया, log ये बेटा 4 इंटू 10⁻⁴, 1.05, 0.03 इंटू ये बेटा कितना, 4.6, ये कितना हुआ, 3 6 18, 3 4 12, 12 की 13 हो गया, 0.138, 1.05। अब इसको जरा घटा लो, 1.050 कर लो, 0.138 कर लो, 10 में 8 गया 2, 4 में 3 गया 1, 9 में 1 गया 8। देख लो बेटा कौन सा आंसर है, ये 9 होगा। आई थिंक बेटा इसका आंसर थर्ड, 74 का थर्ड। ठीक है भाई, अब आइए बेटा 75। 75 आइए बेटा, देखो बेटा आपको करंट दिया है, चार्ज दिया है, नंबर ऑफ फैराडे पूछ रहा। आप सबको मालूम है 1 फैराडे 96500 कूलम। तो बेटा पहले हम लोग क्या निकाल लें, चार्ज कूलम में, Q इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी। आई बेटा क्या हुआ, 1 एम्पियर, टाइम बेटा 2.5 आवर है, आवर को बेटा किस में कन्वर्ट कर दो, सेकंड में, तो ये बेटा क्या हो गया, कूलम। तो बेटा नंबर ऑफ फैराडे क्या होगा, नंबर ऑफ फैराडे निकालना है, तो बेटा जो आपका कूलम में चार्ज है इसको किससे डिवाइड कर दो, 96500 से। देखो बेटा ये 2 0 कैंसिल, ठीक है ना, इसको और सिंप्लीफाई करो, 36 इंटू 2.5 करो जरा इसको, 25 150, 15, 75 और 15 बेटा कितना हुआ, 9, ये बेटा 90, तो ये आ जाएगा आपका 90/965। इसको बेटा 5 से डिवाइड कर दो, ये कितना हुआ, 18, और इसको 5 से डिवाइड करोगे 146, ये हो गया 9, और फिर ये हो गया 3। तो बेटा करेक्ट आंसर आपका सेकंड। कुछ नहीं है बेटा, सिंपल आप ये कह लीजिए क्लास 10 का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आप सबने फिजिक्स में पढ़ा होगा Q बराबर I इंटू टी,
आई दिया है, टाइम बेटा सेकंड में होता है, सेकंड में कर दिया, चार्ज मिल गया कूलाम में। लेकिन आपको फैराडे में पूछ रहा, बस केमिस्ट्री है कि फैराडे में पूछा है। एक फैराडे क्या होता है, 96500 कूलाम। तो नंबर ऑफ फैराडे निकालना है, तो 96500 से आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है भाई। तो ये बेटा 51 से लेके 75 तक हमने डिस्कस कर दिया। 76 ऑनवर्ड बेटा विजय वर्मा सर डिस्कस करेंगे। आइए सर। थैंक यू सर। चलो भाई 75 तो सर ने करा दिया, 75 तक हम लोग 76 से लेकर 100 तक देखते हैं। ठीक है भाई। चलिए भाई 76 नंबर डिस्कस करते हैं। 76 नंबर आइएगा। देखो एक ग्राफ दिया गया है जो हमें ये बता रहा है, देखो ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है बच्चा, मतलब यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो कितना है बताइए, 0 है। और जैसे जैसे हम लोग कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, टी हाफ भी अपना क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखो कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो टी हाफ भी बढ़ रहा है। इसका मतलब हमें बता रहा है कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन है। और हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, nth ऑर्डर के लिए टी हाफ का फार्मूला था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन के पावर 1 माइनस का n, जहां पे n था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये है। चलो भाई अगर हमने देखा ये डायरेक्ट का रिलेशन लाना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन पर 1 माइनस का क्या आ जाए भैया, यहाँ पे बताओ 0, तभी तो आएगा ए नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हाफ। जरा देखना, यानी कि इसके पावर कितना लिखा गया, इनकी वैल्यू 0। कौन सा ऑर्डर होगा, 0 ऑर्डर रिएक्शन होगा। ठीक है ना, कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, 0 ऑर्डर रिएक्शन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 77 नंबर देखेंगे हम लोग। लिखा हुआ है इन हाउ मेनी हाफ लाइफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीटेड। इतना बहुत आसान सवाल होता है, ये तो बहुत आसान सवाल होता है, बगैर फार्मूले के हम लोग कर सकते हैं। जैसे सपोज करो एक कोई रिएक्टेंट है या कोई सब्सटेंस 1 है, अगर हम लोग इसका हाफ कर दें, मतलब बेटा यहाँ 50% मान लीजिए डीके कर गया पहले स्टेप में, ठीक है ना। अच्छा दूसरे स्टेप में कितना कर जाएगा, फिर से इसका आधा हो जाएगा तो 4 टाइम्स हो जाएगा, ये अपना दूसरा डीके हो गया। फिर से अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 1/8 हो जा रहा है, ये अपना कितना हो गया, डीके कितना हो गया भाई, तीसरा। अगर हम इसका परसेंटेज निकालें तो जरा देखिएगा 8 इंटू कितना कर दिया जाएगा, 100। ठीक है ना। अगर हम लोगों ने इसे काटा पीटा तो जरा देखिए कितना आ जाएगा भैया, ये लगभग आ जाएगा अपना 12 पॉइंट कितना आ जा रहा है, 5 के आसपास आ जाए। इतना परसेंट क्या हुआ, लेफ्ट हुआ। यानी कि बच्चा अब तक कितना खर्च हो गया है, 87.5%। तो 87.5% खत्म होने में कितनी बार डीके किया, जरा देखना कितनी बार डीके किया, 3 टाइम, मतलब अपना एन कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है ना। चलो ये तो था अपना ट्रिक, विजय ट्रिक से ये सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा हम लोग जानते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है, टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ डीके इंटू टी हाफ भी कर लेते हैं। जरा देखिएगा अगर इसका फॉर्मूला लिखाया जाए तो क्या होगा, 2.303 अपान के, और क्या हो जाएगा भाई, लॉग बताइएगा इनिशियल कंसंट्रेशन अपान लेफ्ट कंसंट्रेशन, कितना हो जाएगा लेफ्ट कंसंट्रेशन, आप जरा देख लो। अगर हम लोग देख लें 87% तो यहाँ कितना हो जाएगा 100, और लेफ्ट कितना होगा, अगर 100 में से 87.5 को घटा दिया जाए तो 12.5 हो जाएगा, यही तो होगा भाई। चलिएगा फिर इक्वल टू हम लोग क्या कर लेंगे, इक्वल टू कर लेंगे, जरा देखना 2.303 अपान के लॉग क्या निकालना, अच्छा बच्चा इसका हमको क्या निकालना है, हाउ मेनी हाफ लाइफ, मतलब हमको क्या निकालना है, एन निकाल लेना है। ठीक है ना, ये एन, तो यहाँ पे हम लोग एन को भी लिख के चलेंगे, एन हमको यही निकालना है। क्या लिख लेंगे, 2.303 अपान के लॉग, यहाँ पे कितना होगा 100, और जरा बताना 50 हाफ का मतलब क्या हो गया, 50% खर्च हो गया भैया इतना। सॉल्व कर लेना, यहाँ पे भी एन कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है ना, ये चीजें इतनी चीजें क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। ठीक है, इतना चीजें क्या हो जाएगी, कट जाएंगी। ठीक है, सॉल्व करेंगे यही आएगा। हमको लगता है ऐसे सॉल्व किया जाए तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है ना, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर। 78 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा जरा देखिएगा, लिखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कीमी ऑप्शन। कीमी ऑप्शन बच्चा एक वही चीज सवाल, अगर इसको हम लोग ऐसे देखा जाए
तो गर्लफ्रेंड वाली बात करें और मिसेज वाली बात करें। बच्चा जब तक गर्लफ्रेंड होती है तब तक सिर्फ फिजिकल एसोसिएशन होता है, मतलब कोई भी ऐसा नहीं केमिकल बॉन्ड नहीं बना होता। आप खुद देखिएगा, अगर केमिकल बॉन्ड मतलब कीमी ऑप्शन हुआ तो क्या होता है, वो बताइएगा बेटा क्या होता है, ये हो जाता है केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। और कीमी ऑप्शन कैसा होता है बच्चा बताइएगा, कीमी ऑप्शन होता है यूनिलेयर और कैसा होता है रिवर्सिबल, जबकि फिजिज ऑप्शन कैसा होता है मल्टी लेयर्ड होता है और इरिवर्सिबल होता है। ठीक है ना बच्चा, ऐसे हमने ट्रिक में करके याद कराएगा, आप भी याद कर लीजिएगा। अगर आपकी मिसेज है तो सिर्फ आपकी एक ही मिसेज रहेंगी, ढेर सारी नहीं बन सकती। लेकिन अगर बात आई गर्लफ्रेंड की तो 2 4 6 कितनी भी दोस्त हो सकती है। ठीक है ना, तो मल्टी लेयर किसमें होगा, फिजिज ऑप्शन में, और यूनिलेयर किसमें बनाएगा बच्चा, कीमीज ऑप्शन में। अगर मिसेज से लड़ाई झगड़ा हो गया तो वो जाके फिर आ सकती है, मतलब रिवर्सिबल। लेकिन अगर किसी और से हुआ तो चली गई तो फिर चली गई। चलिए यहाँ पे देखेंगे अपना क्या पूछा है, कीमीज ऑप्शन मतलब केमिकल बॉन्ड बनेगा। अच्छा एक बात और है, कीमीज ऑप्शन बच्चा जैसे शादी किसी स्पेशल से करते हैं ठीक उसी तरीके से ये कैसा होगा, स्पेसिफिक होगा। और दूसरा इरिवर्सिबल, क्या ये बात कैसा लिखा बच्चा, इरिवर्सिबल। दूसरा देखिएगा कीमीज ऑप्शन में भी मल्टी, ये तो गलत बात है। कीमीज ऑप्शन कैसा होगा भैया, यूनी होगा। कैसा होगा, यूनिलेयर्ड होगा, हमेशा यूनिलेयर्ड होगा। और इसका जो लगाव होता है यानी इंथैल्पी होती है वो 42 कितना हो जाता है, 400 किलो जूल के आसपास हो जाती है। तो कौन सा इसमें गलत है भैया, देखो ये गलत है, कह रहा नॉट कैरेक्टरिस्टिक, किसका, कीमीज ऑप्शन का ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं, ये किसका है, फिजिज ऑप्शन का है। ठीक है ना, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 79 नंबर हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, पर्सनल चीजों को जोड़ के अगर केमिस्ट्री में पढ़ो तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सवाल लिखा हुआ है आइडेंटिफाई एलाइलिक। अच्छा जरा सुनिएगा एलाइलिक क्या होता है, डबली बॉन्डेड कार्बन से लगा हुआ कार्बन एलाइलिक कार्बन कहलाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं भैया, एलाइलिक, एलाइलिक कार्बन कहेंगे। अब यहां पे अगर Cl लगा है कहेंगे एलाइलिक क्लोराइड, Br लगा है तो एलाइलिक ब्रोमाइड, OH लगा है तो एलाइल अल्कोहल कहते हैं। चलो भाई खोजते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो डबली बॉन्डेड कार्बन से CH नहीं लगा, मतलब ये क्या है, ये तो अपना बिनाइल है। क्या है भाई, बिनाइल अल्कोहल है। ठीक, अगर यहां देखा जाए तो देखो डबली बॉन्डेड से नहीं लगा हुआ है, ये भी गलत बात, ये भी अपना क्या है, बिनाइल है। ये भी क्या है, बिनाइल अल्कोहल है। ठीक है, यहाँ पे मिथाइल लग गया भले, लेकिन इतना पार्ट क्या हो जाएगा, बिनाइल। यहाँ पे देखा गया तो डबली बॉन्डेड कार्बन से पहले CH2 लगा हुआ है, फिर OH लगा, हाँ इसे हम लोग एलाइलिक बोलेंगे, इसे हम लोग एलाइलिक बोल सकते हैं। यहाँ भी देखिएगा डबली बॉन्डेड कार्बन से कार्बन लगा हुआ है, उससे OH लगा है, इसे भी हम लोग क्या कह सकते हैं, एलाइलिक बोलेंगे। ठीक है, बिल्कुल एलाइलिक बोलेंगे। और यहाँ देखा गया तो ये क्या है अपना डबली बॉन्डेड कार्बन, इससे फिर कार्बन लगा, उसके बाद OH लगा बच्चा, इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, एलाइलिक कहेंगे। यानी कि 3 4 5 अपना क्या है, एलाइलिक है। ठीक है ना, और ये क्या था, बिनाइलिक, क्योंकि इसे हम लोग बिनाइल ग्रुप कहते हैं और इसको हम लोग क्या कहते हैं, एलाइल ग्रुप। चलिए भाई आगे चलते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान है। क्या लिखा हुआ भैया, लिखा है इन कैरियस मेथड, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है ना, इन कैरियस मेथड। ठीक है ना, ठीक है भाई। चलो कैरियस मेथड में, जो कैरियस मेथड में होता है हम लोग देखते हैं कि अपना जो हाइड्रोजन आता है वो कैसे आएगा, AgX के रूप में आएगा। कैसे आएगा भाई, AgX के रूप में आएगा। ठीक है ना, देखो AgX के रूप में। ठीक है ना, अब अपना जो AgX है वो क्या बन सकता है, AgCl भी बन जाता है, अपना AgBr है, अगर Br है तो ब्रोमीन है तो AgBr के रूप में, और अगर आयोडीन है तो AgI के रूप में। हमको क्या पूछा भाई, ब्रोमीन का, तो परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इज इक्वल टू, ब्रोमीन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 80। ठीक है ना, और चूंकि सिल्वर का होता है 108 तो ये कितना आ गया 80, तो कितना हो जाएगा 188। ठीक है ना, तो ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या हो जाएगा भैया, AgBr, क्या हो जाएगा AgBr। ठीक है ना, ये क्या निकला देखिएगा 188 इंटू मास ऑफ कंपाउंड कितना मिल रहा है भाई, 0.12 अपॉन 0 ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये दे रहा भैया। ठीक है, देखो बच्चा, देखो क्या कह रहा है, इन कैरियस मेथड ऑफ एस्टिमेशन हैलोजन, यानी कि बेटा ये चीज है। ठीक है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.15 अपॉन 0.12 इंटू कितना हो जाएगा 100।
100 हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, आराम से आपका ये सॉल्व हो जाएगा और परसेंटेज भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना बेटा, एक बात देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा लोचा हो रहा है क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव, अच्छा बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये मास है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेट ऑफ, जैसे मान लो AgBr था तो AgBr का निकालेंगे, ठीक है ना। अपान क्या लिखेंगे, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, गुणे क्या लिखेंगे 100, ठीक है ना। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना हो जाएगा, 80 डिवाइडेड बाई 188 इंटू कितना हो जाएगा, जरा देखना कितना हो जाएगा अपना 12, ठीक है जी, इतना 12 अपान 0.15 इंटू कितना हो जाएगा 100, ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये करके सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर 100% कितना आ जाएगा, ये मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए भाई आगे चलते हैं हम लोग। 81 नंबर क्वेश्चन, जरा देखिएगा ये क्या दिया गया है। देखिएगा ये लिखा है प्रोपेनॉल और ये क्या लिखा है, ब्यूटेनॉल, ठीक है ना। तो बच्चा एक बात तो तय है कि कोई आइसोमर्स नहीं है। आइसोमर के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये दो के दोनों नो आइसोमर्स, ये कोई आइसोमर्स नहीं होते हैं, क्यों, बिकॉज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है, सेम नहीं है। फिर ये क्या है, होमोलॉग है। जरा देखिएगा क्या लिखा है, CH3 CH2 CH2 और फिर क्या हो गया OH। यहां पे देखना CH2 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 और फिर क्या हो गया CH2, फिर हो गया OH। जरा दोनों में देखना कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन है, बच्चा एक CH2 एक्स्ट्रा आ गया। और जहां पे CH2 का डिफरेंस हो या 14 यूनिट मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस हो तो वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, होमोलॉग होते हैं, होमोलॉग होते हैं भैया। तो ये दोनों एक क्या है, एक दूसरे के होमोलॉग हैं, यानी क्या कह लेंगे, होमोलॉगस कह लेंगे, ठीक है ना। होमोलॉगस कह लेंगे क्योंकि मॉलिक्यूलर मास इनका सेम नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से एक मिथाइलिन ग्रुप यानी कि 17 यूनिट से डिफर कर रहे हैं। चलिए भाई 82 नंबर देखिएगा, 82 लिखा है फ्री रेडिकल आर फॉर्म ड्यूरिंग हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। अरे भैया बहुत आसान है, मान लीजिए हम लोग मीथेन का क्या कराने चल रहे हैं, क्लोरीनेशन कराने चल रहे हैं HMU में, तो क्या बनता है, एक्चुअली ये क्या बन जाता है बच्चा देखिएगा, वो डिपेंड करता है इसके अमाउंट पे। अदरवाइज क्या बन जाएगा जरा देखना, CH3Cl बन जाता है, CH2Cl2 बनेगा, CHCl3 भी बनेगा और CCl4 भी बनेगा, ठीक है। और क्या बन जाएगा, HCl ऐसे बनता रहेगा HCl, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है बच्चा इसके अमाउंट पर, ठीक है ना। खैर ये कैसे करता है, सबसे पहले Cl पर HMU जब पड़ता है तो क्या बन जाता है, 2Cl फ्री रेडिकल बन जाता है, यहाँ पे होमोलिसिस होता है। फिर से देखा जाए तो ये CH3 इस H में, ठीक है ना। फिर क्या आ गया, ये अपना क्लोरीन फ्री रेडिकल आ जाता है भैया, एक फ्री रेडिकल के प्रेजेंस में दूसरा फ्री रेडिकल बन जाता है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा भाई, होमोलिसिस हो जाएगा। और क्या बन जाएगा देखो, CH3Cl और फिर क्या बन जा रहा अपना CH3, सॉरी बेटा ये बन जाएगा, और क्या बन जाएगा अपना HCl बन जाएगा। देखो फिर से फ्री रेडिकल, मतलब यहाँ पे देखो क्लोरीन फ्री रेडिकल भी बन रहा है, मिथाइल फ्री रेडिकल भी बन रहा है। और बच्चा आगे चल के जैसे मान लो ये अब ये रिएक्शन कर लेगा किसके, CH3 ये रिएक्शन करेगा क्लोरीन के साथ, तो क्या बन जाएगा जरा देखना, यहाँ पे बन जाएगा CH3 और Cl, फिर से ये CH3Cl, फिर से ये CH3Cl अपना क्लोरीन के फ्री रेडिकल के कांटेक्ट में आएगा और क्या बन जाएगा देखना, CH2 बन जाएगा और क्या बन जाएगा Cl, ये फ्री रेडिकल बन जाएगा और HCl अपना क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। देखना ये भी फ्री रेडिकल बन रहा है, ये भी फ्री रेडिकल बन रहा है, ये भी फ्री रेडिकल, मतलब तीन के तीनों तरह के फ्री रेडिकल मिलेंगे जब हम लोग एल्केन का हैलोजिनेशन कराएंगे तो, ठीक है ना। चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 83 नंबर देखिएगा बेटा, लाइव नहीं है ऑफलाइन है इसलिए उतना मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि जब लाइव रहता है तो आप लोग का रिस्पांस भी हमें मिलता रहता है। चलिए भाई देखते हैं, लिखा है प्रोपाइन का अगर हम लोग 2 मॉलिक्यूल HBr से रिएक्शन करा दें, बच्चा अगर 2 मॉलिक्यूल है तो एक साथ 2 बॉन्ड को तोड़ लो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का तो हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का तो हो जाएगा। यहाँ पे बच्चा ये प्लस में जाएगा, ये माइनस में जाएगा, तो ये जो Br माइनस है 2 मॉलिक्यूल एक साथ यहाँ जोड़ दीजिए और 2 हाइड्रोजन को एक साथ यहाँ जोड़ दीजिए। देखिए अपना P क्या बन रहा है, P बन जा रहा है CH3 बन जा रहा है और यहाँ पे बच्चा C, एक Br हमने ऊपर लगा दिया, एक Br को हमने नीचे लगा दिया
और एक हाइड्रोजन पहले साथ, 2 हाइड्रोजन और आ गया, ये CH3 बन गया। अगर हम लोगों ने एक्वस KOH के साथ करा, एक्वस यानी कि ये क्या करेगा, अपने OH को इस Br के साथ जोड़ देगा, तो अपना क्या बन जाएगा, यहां देखिएगा CH3C, और क्या बन गया जरा देखिएगा CH3, यहां भी हो जाएगा अपना OH और यहां भी हो जाएगा OH। आप जानते हो एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करते, ये क्या होते हैं भैया, अनस्टेबल होते हैं, ये अपने आप वाटर को रिलीज कर देंगे, वाटर को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, और क्या बना लेगा बच्चा, जरा देखना अभी यहाँ पे अपने पास क्या बन गया, CH3 बन गया और C और फिर CH3 बन के ये क्या बन गया, अभी एसीटोन बन गया, क्या बन गया, एसीटोन बन गया। ये अनस्टेबल होता, खुद ही यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब हम लोग इसका सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ इसका क्या करा रहे हैं, रिएक्शन यानी रिडक्शन होगा, तो क्या बन जाएगा भैया जरा देखना, CH3, देखो ये एक बॉन्ड यहां से टूट जाता है, एक हाइड्रोजन यहां जोड़ देता है, एक हाइड्रोजन यहां ये जोड़ देगा, देखो CH बन जा रहा है और ये क्या बन जाता है, CH3, और अपना क्या बन जाएगा, OH। आइसोप्रोपिल एल्कोहल बन जाता है, या कहते हैं 2 प्रोपेनॉल बन जाता है भैया, कौन सा प्रोडक्ट बन गया, थर्ड प्रोडक्ट, क्या बन गया, थर्ड प्रोडक्ट, ठीक है ना। अच्छे से देखिएगा, 2 मॉलिक्यूल, इसको 2 स्टेप है, एक स्टेप में एक बॉन्ड टूटता है, दूसरे में फिर से दूसरा टूटता है, हमने एक साथ तोड़ करके पहले ये बना दिया, फिर एक्वस KOH से कराया तो यहाँ दोनों जगह OH आ जाएगा, क्योंकि Br को हटा के OH जुड़ जाएगा। एक ही कार्बन पे बच्चा 2 OH ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता, ये अपने आप डिहाइड्रेशन में चला जाएगा और क्या बना लेगा, अपना एसीटोन बना लेगा। इसका हम लोग चाहे सोडियम बोरोहाइड्राइड और चाहे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इन दोनों में से किसी के भी साथ में कराएं तो इसका रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है, रिस्पेक्टिव एल्कोहल में, ठीक है ना, किसमें चला जाएगा, रिस्पेक्टिव एल्कोहल में। चलिए भाई 84 नंबर डिस्कस करते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया ये, ठीक है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है ना। जरा देखिएगा भैया, अगर हम लोगों ने ऐसा कुछ किया तो जरा देखिएगा, यहाँ पे हमको मिलेगा NO2 प्लस मिलेगा, क्या मिलेगा, NO2 प्लस। अब NO2 प्लस भैया मान लीजिए बेंजीन होती, अगर बेंजीन होती, चूंकि बेंजीन का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, अगर बेंजीन होती जिसकी शादी नहीं हुई है तो ये कहती भैया नाइट्रोजन भैया आप कहीं भी अटैक कर जाओ, चाहे यहां अटैक कर जाओ, चाहे यहां अटैक कर जाओ, चाहे यहां अटैक कर जाओ, आई हैव नो प्रॉब्लम। लेकिन बच्चा अभी यहाँ पे ये बेंजीन नहीं है, इस बेचारी की तो शादी हो गई है, ठीक है ना, इसके साथ कोई रह रहा है, कोई रह रहा है, अब यही डिसाइड करेगा कि ये कहां जाके अटैक हो बेंजीन पे, ठीक है ना। तो चूंकि जब हम लोग जानते हैं तो ये कैसा मिल जाता है, प्लस R ग्रुप मिल जाता है, और प्लस R ग्रुप इनकमिंग ग्रुप को आर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या करता है, सजेस्ट करता है भाई, गाइड करता है कि आप आर्थो और पैरा पे जाके अटैक करिए। तो यहाँ पे जब देखा गया तो इसके 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, एक तो अपना OH रह जाएगा, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा के रखा है आर्थो पे और कहां पे, पैरा पे, यहाँ पे रखा है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा अपना NO2, ठीक है ना, और एक पैरा वाला बन जाएगा बच्चा, देखिएगा क्या बन जाएगा अपना OH, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा NO2, ठीक है ना, ये दोनों बनेगा। अब इन दोनों में वैसे तो ज्यादातर समय पे जो पैरा प्रोडक्ट होगा वो मेजर बनेगा, लेकिन यहाँ पे बच्चा आर्थो मेजर हो जाता है, क्योंकि आर्थो कंडीशन में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या बनेगा बच्चा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, ठीक है ना, इंट्रामॉलिक्यूलर। देखिएगा यहाँ पे हमने कर दिया, जैसे मान लो ये O और फिर ऐसे बना लिया, यहाँ पे क्या आ जाता है, ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाता है, चिलेशन आ जाता है, इसीलिए ये मोर स्टेबल हो जाता है, क्या हो जाता है, मोर स्टेबल बन जाता है, जिसके कारण ये मेजर प्रोडक्ट बन जाता है, क्या बन जाता है भैया, मेजर प्रोडक्ट बनेगा, मेजर, ये मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसके केस में अपना मेजर प्रोडक्ट बन रहा है ये अपना मेजर प्रोडक्ट, गुड। अच्छा यहाँ पे आ जाइए भैया, जब यहाँ पे आया फिर से वही कंडीशन, बेंजीन वही बोलेगी कि भैया अब मैं कुंवारी नहीं रही कि आप कहीं भी अटैक कर जाओ, मैं कुछ ना बोलूं, अभी तो मेरे पास कोई है जो आपको गाइड करेगा, आपको बताएगा कि आप कहां पे आके अटैक करिए, ठीक है ना। आप जाके वहां पूछिए, जब भी NO2 यहाँ पूछता है तो ये अगेन इसका क्या होता है, प्लस R, लेकिन बच्चा ये माइनस I पावर इसका ज्यादा होता है, फिर भी ये आर्थो पैरा पोजीशन पे गाइड करता है इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को, तो ये बोलता है कि आप आर्थो पे या पैरा पे जाके अटैक करिए। बच्चा यहां भी जाकर के जब NO2 जुड़ता है, देखिएगा यहाँ Cl और यहाँ पे क्या लग गया, मान लो NO2, और फिर से दूसरा बन गया ये Cl,
ठीक है, ये Cl और यहाँ क्या लग गया अपना NO2। जरा देखना, अब यहाँ पे चूंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नहीं, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ नहीं पाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन पे अपना पैरा वाला क्या हो जाएगा, मेजर बन जाता। क्या बनता है भैया, ये मेजर प्रोडक्ट बनता है, और ये क्या बन जाता है, माइनर प्रोडक्ट। तो जरा देखिएगा, पहले वाले केस में आर्थो वाला मेजर बन रहा है और दूसरे वाले पे पैरा वाला मेजर बनना बच्चा, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर रहे, ये दो के दोनों अच्छे से सुनिएगा। इसका आर्थो इसलिए स्टेबल हो रहा है क्योंकि इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जा रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे आर्थो सॉरी पैरा बन रहा है मेजर, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस नहीं है। चलिएगा भैया आगे चलते हैं हम लोग। 85 नंबर डिस्कस करेंगे। बहुत आसान, एकदम बहुत प्यारा सा सवाल है। आई होप आपने कितनी बार इसको किया होगा। ठीक है ना, बहुतों बार किया होगा। जरा देखो भाई, दुनिया का कोई भी अल्कोहल हो, दुनिया का कोई भी अल्कोहल हो बच्चा, सिर्फ आप आंसर नहीं देख रहे हैं, हर चीज को देख रहे हैं। दुनिया का कोई भी अल्कोहल हो, अगर वो PCl3 से रिएक्शन करे या PCl5 से रिएक्शन करे या फिर SOCl2 से, ना कि सिर्फ यही से बच्चा, देखना इन सारे में से किसी के साथ रिएक्शन करे तो इसका Cl इसके OH को क्या कर देता है बच्चा, बताना, रिप्लेस कर देता है। क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। इसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सॉरी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक क्या है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा देखिए, अब यहाँ पे बच्चा क्या आ गया, मैग्नीशियम और ड्राई ईथर आ गया। क्या आ गया, मैग्नीशियम और ड्राई ईथर हो गया। अगर ऐसा हुआ तो मैग्नीशियम यहां जाके जुड़ जाता है और क्या बन जाता है, CH3MgCl बन जाता है। ये अपना क्या बन गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। क्या बन गया, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। और बच्चा अगर हम इसका रिएक्शन करा दें फॉर्मल्डिहाइड से, किससे करा दें, फॉर्मल्डिहाइड, तो जरा देखना CH और डबल बॉन्ड ये और ये H रह गया था। अगर इसे हम लोग तोड़े इधर, क्योंकि ये मीना है, इस पे माइनस चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक, यहाँ पे देखो ये मेटल है तो इस पे प्लस चार्ज आता है और इस पे क्या आता है, माइनस चार्ज। अब जरा देखना, जो माइनस चार्ज है वो कहां पे जाके अटैक करेगा, पॉजिटिव वाले पे, और जो पॉजिटिव वाला वो कहां अटैक करता है भैया, निगेटिव वाले पे। अपने पास क्या बन गया, जरा देखना, CH3 ये जो आके अटैक किया वो, और यहाँ देखो ये क्या बना है, CH2। क्या बन गया, CH2, और यहाँ पे OMg और क्या बन गया, Cl। ठीक, अपना ये बन गया R, ये क्या है, R। अच्छा, इसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं भैया, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। अगर हाइड्रोलिसिस करा रहे हो तो देखो ये मेटल है, यहाँ पे प्लस चार्ज और ये ऑक्सीजन, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ऐसे बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ का। अब वाटर का OH माइनस यहाँ पे आएगा, माइनस पार्ट प्लस पे आएगा, और इसका प्लस पार्ट कहाँ जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा। जरा देख लो क्या बन गया, CH3 बन गया, CH2 और फिर क्या आ जाएगा, अपना OH आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस Mg बन गया, ये Cl हो गया और ये OH हो गया। अपना मेजर प्रोडक्ट क्या हो गया भैया, इथाइल अल्कोहल बन गया। क्या बन जाएगा, इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। किसी को कोई दिक्कत शायद नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, चलिए भाई आगे चलते हैं। 86 नंबर डिस्कस करते। देखिए 86 नंबर लिखा हुआ है, बहुत आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। लिखा है, अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ द कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। क्या लिखा है, इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। जरा देखो, पहला क्या लिखा है, पेंटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल और प्रोपेन 1 ऑल। जरा देखना भैया, अपना जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत अच्छे से आप लोग जानते हो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। अगर मॉलिक्यूलर वेट देखा जाए तो बच्चा इसमें देखिएगा, पेंटेन है, 5 कार्बन है, इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हो गया, और ये क्या हो गया, प्रोपेन, इसका मॉलिक्यूलर मास कम हो जाएगा, और ये तो ब्यूटेन ही है। ठीक है ना, अच्छा, तो इसमें अगर देखा गया भैया तो पेंटेन का तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो गया, ये क्या है, पेंट। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या लिख दिया गया, प्रोप। क्या लिख दिया गया, प्रोप, इसका सबसे ज्यादा और इसका सबसे कम। अब बात आई इन दोनों की, जब मॉलिक्यूलर मास सेम हो जाता है तो हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ ब्रांचिंग। क्या देखते हैं, नंबर ऑफ ब्रांचिंग देखते हैं। ठीक है ना, तो आप देखिएगा ये है एन ब्यूटेनॉल, मतलब सीधा सीधा देखिए ये ऐसे स्ट्रेट चैन में, और जबकि ये क्या लिखा है, 2। ठीक है ना, जैसे 1 2 और क्या कर गया, मान लो कि 3, यहाँ पे OH, और हम लोग क्या लगा लेंगे, मान लो कि यहाँ OH लगा लेंगे। ठीक है ना, सेकेंडरी हो जा रहा है। तो कुल मिला जुला के इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, इसका थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, क्योंकि ब्रांचिंग हो जाता है तो मॉलिक्यूलर मास घट जाता है। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो अपना क्या हो जाएगा भाई, जब देखो
इसका थोड़ा कम हो जाएगा, यानी कि 2 का कम हो जा रहा है और 1 का ज्यादा हो जा रहा है। बच्चा ये हमने 2 और ये इससे रिप्रेजेंट किया। चलो देखो, तो देखा गया पेंटेन सबसे पहले होना चाहिए। पेंटेन में तो सिर्फ यही एक मिला, ठीक ना। इंक्रीजिंग में देखो सिर्फ एक ही पेंटेन मिला और किसी तो है, तो बहुत ही आसान सवाल था। देखो प्रोपेन सबसे कम, उससे ज्यादा कौन सा हो जाएगा जरा देखना। देखो बच्चा प्रोपेन, प्रोपेन 2 ब्यूटेनॉल, देखो 2 ब्यूटेनॉल, 1 ब्यूटेनॉल तो 1 ब्यूटेनॉल, और पेंटेन में देखिएगा पेंटेन। खैर ये आंसर तो बहुत ही आसान था क्योंकि बाकी बचे हुए में पेंटेन था ही नहीं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर। 87 नंबर भैया क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल। बहुत आसान फिर से, ठीक है। फॉर एल्कोहल, फॉर एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है। देखिएगा बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। चलो देख लीजिएगा भैया, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर यहां से हम लोगों ने OH को हटा दिया तो ये कार्बोकैटायन, यहां से हटा दिया तो ये प्राइमरी कार्बोकैटायन, यहां से हटा दिया तो ये मिथाइल कार्बोकैटायन, और यहां से हटा दिया तो ये सेकेंडरी कार्बो। ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, सॉरी ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा अपना मिथाइल। अब देखिएगा सबसे ज्यादा अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, और उससे कम क्या होगा CH3। जब ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा इसका मतलब यही सबसे ज्यादा बेसिक होगा। तो कौन सा हो जाएगा भैया जरा देखना, चौथा। अच्छा किसमें लिखना है, डिक्रीजिंग में। सब डिक्रीजिंग में दिया है तो बच्चा कोई बात नहीं, सबसे ज्यादा कौन होगा, चौथा। उससे कम कौन सा हो जाएगा जरा देखना, तीसरा। उससे कम कौन हो जाएगा, दूसरा। उससे कम कौन सा हो जाएगा, पहला। तो चौथा, तीसरा, दूसरा, ठीक है। चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला सिर्फ किस में दिया भैया बताइए, किस में दिया, सेकंड में, ठीक है ना, सेकंड में दिया। चलिए 88 नंबर डिस्कस करते हैं। हाँ भाई 88 नंबर को पहले क्वेश्चन पढ़िए। लिखा है द डेंसिटी ऑफ अ गैस इज 1.964 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब को ही हम लोग कह सकते हैं पर लीटर, इसका मतलब लीटर ही है। एट 273 केल्विन एंड 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। बहुत अच्छा, जरा देखिएगा 76 सेंटीमीटर को हम लोग क्या लिख लेते हैं, 1 atm भी लिख लेते हैं। क्या लेते हैं, 1 atm। अच्छा हमें यहाँ पे मॉलिक्यूल्स दिया गया है, यानी कि हम लोगों को क्या इस क्वेश्चन से निकालना, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। बहुत अच्छे से जानते हो आप लोग Pm इज इक्वल टू DRT। हम लोग बहुत बचपन में पढ़े थे, एकदम जब छोटे से थे लल्लू से तब पढ़ा था Pb इज इक्वल टू NRT होता है आइडियल गैस इक्वेशन। लेकिन बच्चा जब ये जवान हुआ तो हम भी जवान हो गए और पढ़ने लगे Pm इज इक्वल टू DRT, डेंसिटी के रूप में। ये भी क्या है जनाब बताना, डेंसिटी है। इसे हमने याद किया था बचपन का, क्या हो गया भैया, यादें और जवानी में भूल, ठीक है। याद रखिएगा, भूलना नहीं तो ये सवाल गलत हो जाता है। हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू डेंसिटी कितना दिया है, 1.964। आर की वैल्यू जरा देखिए, एटीएम वाला यूज करना, कौन सा, एटीएम और लीटर वाला, तो 0.0821। और टेम्परेचर कितना दिया है, 273, और डिवाइडेड बाई बताना, पी नीचे आ जाएगा, इसका क्या लिख सकते हो, 1 atm। बेटा ये एटीएम वाला यूज किए हैं इसीलिए हम लोग 76 ना लिख के क्या कर रहे हैं, एटीएम। याद रहे ये एटीएम वाला, मैं बार बार कह रहा हूं एटीएम वाला, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा बच्चा, ये 44 के आसपास आएगा तो अपना मॉलिक्यूलर मास 44 किसका होगा, CO2 का होगा, ठीक है ना। किसका होगा, CO2 का होगा, ठीक है ना। ये ऐसे सवाल होते हैं जो बहुत ही आसान होते हैं, यदा कदा आ जाया करते हैं। चलिए भाई आगे चलते हैं। चलिए 89 नंबर डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है हाउ मेनी मोल्स ऑफ KI आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 0.4 मोल ऑफ, अरे कितना आसान सवाल है भाई। कह रहा है KI का कितना मोल लगेगा हमें क्या बनाने के लिए, बताइए, K2HgI4, इसे कहते हैं मिलंस बेस। क्या कहते हैं, मिलंस बेस। तो बच्चा ये किससे रिएक्शन करता है, HgI2 से रिएक्शन करता है, ठीक है ना। देखो 2 पोटेशियम है तो अच्छा एक बात याद रहे, ये सवाल रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री पे बेस्ड है। रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री का जब सवाल होता है तो सबसे पहले रिएक्शन लिखते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। जरा देखिएगा
प्रोडक्ट साइड में 2 पोटेशियम है, यहाँ पे 1 पोटेशियम, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। प्रोडक्ट साइड में 1 मरकरी है तो एक ही मरकरी रहने दिया, लेकिन 4 आयोडाइड है, 2 आयोडाइड यहाँ पे, 2 यहाँ पे, बिल्कुल भैया 4 एकदम फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है इसका 0.4 मोल बनाने के लिए इसका कितना मोल लगेगा, इसका कितना मोल लगेगा, ठीक है ना बच्चा। जब कोएफिशिएंट बराबर होता है, कोएफिशिएंट बराबर होता है तो इनके मोल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर कोएफिशिएंट बराबर है तो मोल भी क्या होता है भैया, बराबर होता है, ठीक है। अगर कोएफिशिएंट बराबर है तो इसके मोल भी क्या होते हैं भाई, बराबर होते हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छे से, और कई बार आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा, ठीक है ना, यही आंसर आएगा। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चा, ठीक है ना। बेटा कोएफिशिएंट तो बराबर नहीं है, कह रहा है इसका 2 मोल है, ठीक है बेटा। एक मिनट ध्यान दे लो, क्योंकि हमने कहा कोएफिशिएंट बराबर, इसका कोएफिशिएंट बराबर नहीं, ये नहीं पूछा है, ये नहीं पूछा हमको, ये देखना है। चलो तो हम लोग क्या लगाते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ Ki अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ K2HgI4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका मोल। हमको इसका मोल नहीं पूछा गया बेटा, हमको इसका मोल पूछा गया, इसका मोल, ठीक है ना, इसका मोल। अच्छा देखिएगा, इसका मोल और डिवाइडेड बाई कितना होगा, 0.4 इसका मोल, तो यानी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.8 मोल। अच्छा ये मैंने क्या लगाया है, ये हमने लगाया है कोएफिशिएंट ऑफ Ki अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ K2HgI4 इज इक्वल टू मोल ऑफ Ki अपॉन मोल ऑफ K2HgI4, ये लगाया, यही फार्मूला ये लगाया, ठीक है ना। चलो भाई आगे चलते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन लिखा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्यूम टेम्परेचर प्लॉट रिप्रेजेंट बिहेवियर ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। बहुत सही बात है। एक्चुअली देखा जाए तो ये सवाल बहुत आसान होता है, इसमें हमें वॉल्यूम को कैलकुलेट करके देखना पड़ता है, ठीक है ना। जरा देख लो भाई, यहां पे देखिए आप लोग, हमें ये वैल्यू जो दिया गया है, ये दिया गया, ये बराबर क्या है, V1, और ये क्या है बताओ, T1। और अगर हम लोगों ने यहां देखा तो ये क्या है अपना V2, और ये क्या है अपना T2। बस आप ना इस कंडीशन पे देखो कि क्या V2 इतना आता है, तो जरा देखना यहाँ पे क्या लिया गया, टेम्परेचर वगैरह सब कांस्टेंट लिए गए, ठीक है ना। टेम्परेचर क्या होते हैं, कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, देखिएगा यहाँ पे देखिएगा अपना आ जाएगा, देखो हम लोग PB इज इक्वल टू क्या लगा सकते हैं, nRT, ठीक है ना। यहाँ पे n भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, और T नहीं, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कांस्टेंट ले लेते हैं, P। क्या कांस्टेंट लेते हैं, P। क्या देखिएगा, तो हम लोग अगर यहाँ पे देखें P1 और क्या हो जाएगा भैया, अपान B1 अपान B2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 अपान T2। इसी से हम लोग ये वैल्यू निकालें। जरा देखिएगा, अगर हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं कोई वैल्यू भैया यहाँ पे, तो जरा देखना B1 कितना दिया है, 22.4, और B2 हमको निकालना है। T1 कितना दिया है, 273, और यहाँ पे T2 कितना दिया है, 373। यहाँ ये चीज अगर हम लोग काटे पीटेंगे तो बच्चा V2 इज इक्वल टू 100% इतना नहीं आएगा, ये 100% नहीं आएगा। लेकिन हम लोग डायरेक्टली इसमें चेक कर देते हैं, जो अपना आंसर है, अगर हम लोग इसमें ट्राई करें तो 100% अपना आंसर मिलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहती। जरा देखना, हमको यहाँ पे B2 दिया, लेकिन हमको B2 नहीं देखना, हमको देखना है कि क्या जब हम लोग टेम्परेचर 273 से 373 कर रहे हैं तो क्या B2 इतना मिल रहा है। अगर मिल रहा है इसका मतलब वो ग्राफ सही होगा। जरा देखना यहाँ पे हमको अगर B2 निकालना है यहाँ पे, ठीक है ना। चलो भाई B1 की वैल्यू रख लो पहले, 22.4 अपान क्या हो गया, B2 इज इक्वल टू क्या, 273 अपान कितना हो जाएगा, जरा देखो 373, ठीक है ना। अगर हमें V2 निकालना हुआ तो B2 बराबर क्या हो जाएगा, 22.4 और गुणे 373 और बटे कितना हो जाएगा, 273, ऐसे कुछ। अच्छा अगर हम लोगों ने किया, ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्या कर लें, ये मान लो पॉइंट लगा लें, ऐसा कुछ अगर पॉइंट लगा ले रहे हैं तो इंटू यहाँ क्या लिखेंगे, 10, ठीक है, मान लो 10 लिख लिए। अगर हम देखें तो ये अपना पॉइंट और 9 टाइम्स लगभग ये कट जाएगा, 9 टाइम्स, ठीक है ना। अगर हम ऊपर जाएं तो अपने पास अभी कितना आ जाएगा, 0.0 और 9 हो जाए और गुणे 373 हो जाएगा। इसे आप पढ़ेंगे या मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो बच्चा 100% इतना वॉल्यूम मिल जाएगा।
इसका मतलब ये ग्राफ जो है ये अपने आइडियल गैस को रिप्रेजेंट कर रहा 100%। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है चारों पे लगा करके, ठीक है ना। तो ये एक क्वेश्चन था जो थोड़ा सा टाइम टेकन था, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग नहीं कर सकते, आराम से ये सवाल किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? थर्ड आंसर। चलिए 91 नंबर देखेंगे। 91 नंबर पे क्या लिखा है जरा देखो, बहुत ही सिंपल, ये तो बहुत सिंपल सवाल है भाई। जरा देखिए क्या लिखा है। लिखा हुआ है एक रिएक्शन दिया गया इसमें, तो कह रहा है कितने नंबर इलेक्ट्रॉन लगे हैं। आप जानते हो चार्ज आप क्या लगाते हैं, चार्ज ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू सम ऑफ चार्जेस ऑफ प्रोडक्ट। जरा देखो प्रोडक्ट के साइड में क्या है, जीरो है, इक्वल टू यहां देखो माइनस का 1 है, यहां पे माइनस का 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 4 और प्लस यहां पे मान लो कि x, कितना मान लिए जाए x, तो यहां पे कितना हो गया जरा देखा 3 और प्लस का x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 3। माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन, ये माइनस बता रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। बहुत ही आसान होता भैया, ध्यान दीजिएगा। चलिएगा 92 नंबर लिखा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपाउंड्स। जैसे क्या दिया भैया अपना एनिलीन दे दिया, देखो जरा एनिलीन दे दिया, दूसरा क्या दे दिया भैया बेंजीन, तीसरा क्या दे दिया नाइट्रोबेंजीन। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस का आर, ठीक है। जरा देखिएगा, अब अगर इसमें देखा जाए तो प्लस आर ये ग्रुप क्या कहलाता है, ये प्लस आर है। यहां पे तो मान लो यह चाहे ना इधर प्लस आर ना माइनस आर, उसको हम लोग बिल्कुल नेग्लेक्ट मानते हैं, लेकिन ये क्या लिखा है माइनस का आर। अब देखा जाए तो इसमें प्लस आर है, इसीलिए पहला क्या होगा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, और इस पे माइनस आर है इसीलिए सबसे कम रिएक्टिव होगा। तो इसलिए आंसर कौन सा होगा भैया? फर्स्ट आंसर होगा। कौन सा होगा? फर्स्ट आंसर होगा। फटाफट सब लोग बताते जाइएगा, सॉल्व करते जाइएगा, कोई दिक्कत कहीं से होगा नहीं, ठीक है भाई। 93 नंबर लिखा द नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है भैया। देखो जरा एक बात, जो सच्चाई है वो जान लो, कभी भी अगर ऑर्गेनिक में नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछे तो बच्चा हमको लगता है 8 से 10 क्वेश्चन है वही हर बार रिपीट होते हैं, उसको लर्न कर लो। अदरवाइज अगर बनाए तो या तो एक ज्यादा बनेगा या तो एक कम बनेगा, नोट कर लीजिएगा ये चीज, ठीक है ना। तो आपको ये कहां मिलेगा? जब भी आइसोमेरिज्म का जहां भी क्वेश्चन हो वहां जाके देखिएगा, लगभग 8 से 10 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, उसके आंसर होंगे, कायदे से नोट कर लीजिएगा। आइएगा हम इसको आपको समझा देते हैं। खैर इसमें हम बना भी सकते हैं, लेकिन बच्चा आप मत बनाइएगा, नहीं तो टाइम लगेगा, फर्जी में टाइम किल हो जाएगा। जरा देखना भैया, अपने पास में जब भी आए C4 और क्या लिखा है H10O, अगर इसका हम लोग डिग्री या पानी सैचुरेशन निकालेंगे ना तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, 10 माइनस 10 बटे 2 कितना आ जाएगा 0, मतलब ये सैचुरेटेड है। क्या है? सैचुरेटेड। तो इसका जरा देखना भैया, इसके टोटल कितने आइसोमर बनते हैं, ठीक है ना। टोटल 7 आइसोमर्स बनेंगे, ठीक है, टोटल 7 आइसोमर, जिसमें से 4 क्या होंगे एल्कोहल, एल्कोहल होंगे। अब एल्कोहल में भी देखा जाए, एल्कोहल में भी मैं बेटा बता दे रहा हूं, 2 क्या होगा 1 डिग्री, देखना बच्चा 2 क्या होगा 1 डिग्री एल्कोहल होगा, ठीक है ना। और बच्चा ध्यान देना, और 1 क्या होगा 2 डिग्री एल्कोहल होगा, और ये क्या होगा 3 डिग्री एल्कोहल होगा। मैंने आपको बता दिया इन चारों एल्कोहल में से 2 1 डिग्री होंगे और एक 2 डिग्री और एक क्या होगा 3 डिग्री। और बच्चा यहाँ पे 3 क्या बनेंगे ईथर बनेंगे। क्या बनेंगे? 3 क्या बनेंगे ईथर बनेंगे, ठीक है, ईथर। तो हमने देखा 4 एल्कोहल बन गए और 3 क्या बन गए ईथर बन गए, ठीक है। टोटल कितने आइसोमर बने 7, तो इसके टोटल कितने बनने हैं 7। जैसे बच्चा हमने ये लिख लिया वैसे 4-5 और एग्जाम्पल हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 होंगे, उसे आप नोट कर लीजिए और रट लीजिए,
नहीं तो दिक्कत होगा बनाने में, या तो एक कम बनता है या तो एक ज्यादा बनता है। चलिएगा हम लोग देखते हैं भाई 94 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 94 नंबर क्वेश्चन बच्चा जरा देखिएगा। 94 में लिखा है द मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल अमंग द फॉलोइंग इज। बच्चा हम लोग जानते हैं फ्री रेडिकल हो और चाहे आपका कार्बोकैटायन हो, दो के दोनों के लिए। जरा देखो मैं ऑर्डर ही लिखवा देता हूं यार, सब लोग जल्दी से लिख लीजिएगा। देखिएगा अगर हम लोग CH, ठीक है, डबल बॉन्ड CH, ये हो गया बिनाइल कार्बोकैटायन, इससे ज्यादा हो जाता है मेथाइल कार्बोकैटायन, इससे ज्यादा हो जाता है 1 डिग्री कार्बोकैटायन, इससे ज्यादा 2 डिग्री कार्बोकैटायन, इससे ज्यादा होता है बच्चा एलाइल कार्बोकैटायन। क्या हो जाता है? एलाइलिक कार्बोकैटायन हो जाता है। इससे ज्यादा हो जाता है अपना बेंजाइलिक कार्बोकैटायन हो जाता है। बच्चा ध्यान देना यहाँ पे, और फिर क्या हो जाएगा अपना टर्सरी अल्को मतलब कार्बोकैटायन हो जाता है। इससे ज्यादा हो जाता है बच्चा बाइफिनाइल, छोटा छोटा लिखने बेटा, ध्यान देना। यहां पे देखना क्या लिख दिया हूं मैं, PH2 और क्या हो जाएगा CH, ये हो गया बाइफिनाइल कार्बोकैटायन। इससे ज्यादा हो जाता है अपना PH3, ये ट्राइफिनाइल कार्बोकैटायन, और इससे ज्यादा हो जाता है बच्चा, इससे ज्यादा हो जाता है अपना ट्रोपैलियम कार्बोकैटायन। क्या हो जाता है? ट्रोपैलियम कार्बोकैटायन हो जाता है, जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ये क्या है कार्बोकैटायन का। लेकिन बच्चा अगर हम लोग फ्री रेडिकल लिखना चाहें तो फ्री रेडिकल में कुछ नहीं, बस ये टर्सरी कहां पे आ जाता है, यहां पे आ जाता है। बाकी फ्री रेडिकल का हूबहू यही होता है। फिर से बोल रहा हूं, ये जो लिखा हुआ अभी बच्चा, ये तो कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी का बढ़ता हुआ क्रम लिखा है, लेकिन अगर हमें फ्री रेडिकल बताना हो तो हूबहू यही लिखेंगे, बस टर्सरी को क्या कर लेंगे, एलाइल से कम और सेकेंडरी से ज्यादा। चलो ठीक है, यहाँ पे देखा जाए बच्चा, यहाँ पे देखा जाए तो ये 1 डिग्री है, यहां पे देखा जाए तो ये बच्चा 2 डिग्री के साथ साथ देखो यहाँ बेंजीन भी लगा है। क्या लगा हुआ है यहाँ पे? बेंजीन लगा हुआ, ध्यान देना, CH, और फिर क्या हो गया, ये CH3 लग गया। ये तो बच्चा बेंजाइलिक हो गया, जरा देख लेना, इतना पार्ट मिल गया, ये क्या हो गया, बेंजाइलिक हो गया। ये क्या हो गया अपना 1 डिग्री हो गया। ये क्या हो गया बच्चा अपना, ये भी क्या हो गया 2 डिग्री। तो इसमें 2 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे ये क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये कैसा है, बेंजाइलिक है। ये रिजोनेंस में चला जाएगा, इसके कारण ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। इसमें सबसे कम स्टेबल कौन होगा भैया? ये सबसे कम स्टेबल होगा, ठीक है ना। ठीक है, ये सबसे कम और ये सबसे ज्यादा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर लिखा है टर्सरी एल्किल हैलाइड्स रिप्रेजेंट्स, अच्छा, इज आर प्रैक्टिकली इनर्ट टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन बाय SN2 रिएक्शन। अरे बहुत अच्छा, आप जानते हो यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। क्या होता है? कार्बोकैटायन। इसीलिए इसका जो ऑर्डर होता है बच्चा, वो क्या हो जाता है, टर्सरी, फिर प्राइमरी, फिर सॉरी सेकेंडरी, फिर क्या हो जाता है प्राइमरी, और फिर क्या हो जाता है मिथाइल हैलाइड। ठीक है, किसका है? SN1 का। लेकिन अपना सवाल है SN2 का, तो ये डिपेंड करता है किस पे, स्टेरिक हिंड्रेंस पे, किस पे, स्टेरिक हिंड्रेंस पे। इसीलिए ये क्या हो जाता है, जरा देखना, टर्सरी से ज्यादा कौन हो जाता है भैया, सेकेंडरी, इससे ज्यादा कौन हो जाएगा, प्राइमरी, और सबसे ज्यादा हो जाता है मिथाइल हैलाइड, ये सबसे ज्यादा, ठीक है ना। तो अगर इसमें देखा जाए SN2 मैकेनिज्म को टर्सरी नहीं फॉलो करता ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण, ठीक है बच्चा। यहां पे अगर देखें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या लग सकते थे, स्टेरिक हिंड्रेंस लिख सकते थे। चलो भाई आगे चलते हैं, 96 नंबर को जरा डिस्कस करिएगा। लिखा है 2 मोल ऑफ एसिडिक एसिड 2 मोल CH3COOH, 1 मोल हो गया CH3COOH, ये दूसरा मोल हो गया। इसे हम लोगों ने P2O5 के साथ में क्या कर दिया, गर्म कर दिया। ये काम करता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट का। कैसा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये पानी निकालेगा भैया, ये क्या करेगा, पानी निकालेगा। चूंकि ये वीक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, इसीलिए एक मॉलिक्यूल में से वाटर मॉलिक्यूल नहीं निकाल पाता। ये कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में से वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करता है। तो जरा देखिएगा, ये यहां से वाटर निकल जाएगा, तो क्या बन गया अपना, जरा देखो CH3 बन गया, और यहां पे देखो C, अब ये O बन गया, और फिर ये CO और CH3 बन गया। एसिटिक एनहाइड्राइड बन गया, जरा देखना बच्चा, एसिटिक एनहाइड्राइड बन गया, एसिटिक
एनहाइड्राइड बन गया, और क्या बन गया होगा, वाटर बन गया होगा, ठीक है ना, वाटर बन गया होगा। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 97 नंबर लिखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कोपॉलीमर, सारे के सारे होमोपॉलीमर होते हैं, सिर्फ सॉरी सारे के सारे कंडेंसेशन होते हैं, लेकिन ये कैसा होता है भैया, कोपॉलीमर। इसको बच्चा लिखा जाता है बूना, ऐसे लिखा जाता है, बूना एन लिखा जाता है, क्या है, बूना एन, ठीक है ना। बूना एन इज द कोपॉलीमर, बूना एन इज द कोपॉलीमर, याद कर लीजिएगा, पॉलीमर से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। HBZ रिएक्शन, क्या लिखा भैया, HBZ रिएक्शन, ये कहां गया, चलिए हाँ भाई HBZ, अरे HBZ रिएक्शन तो बहुत आसानी से आप लोग देखे होंगे यार। जब कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास में अल्फा कार्बन के पास में, ये अपना अल्फा है, इसके पास अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो वो HBZ रिएक्शन देगा, 100% देगा। इसको क्या करते हैं भैया, Br2 और फास्फोरस के, रेड फास्फोरस के साथ में क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो ये क्या करता है, Br यहाँ पे जाके H को रिप्लेस कर देता है, देखो RCH और क्या बन जाएगा, COOH, यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया अपना Br। मतलब ये हुआ अगर इसके पास में ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड HBZ रिएक्शन नहीं देंगे। तो भैया जरा देख लेना, इसके पास तो ही है, दुनिया जानती है, ठीक है ना, इसके पास भी है, इसके पास भी है, जरा देखना आइसोब्यूटाइरिक एसिड में भी है भैया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा जरा देखना, CH3C और यहाँ क्या बन गया, CH3, इसको कहते हैं आइसोब्यूटाइरिक। यहाँ पे भी देखो एक H है, बट बच्चा अगर हम लोग इसमें बात करें तो HCOOH इसके पास में नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, इसीलिए HBZ रिएक्शन चौथा नहीं देगा, ठीक है ना। चलो भाई 99 नंबर देखते हैं भाई, 90 नंबर बेयर्स रिएजेंट, जल्दी से बताइएगा, बेयर्स रिएजेंट इज द कोल्ड 1% एल्कलाइन KMnO4 को कहते हैं, 1% कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 को क्या कहते हैं भैया, बेयर्स रिएजेंट। इसे कहते हैं टॉलेंस रिएजेंट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को क्या कहते हैं, टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है। हिंसबर्ग बताइए बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये क्या लिखा, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को कहते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अमीन को, ठीक है, अमीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज किया जाता है। और ल्यूकास को कंसंट्रेट HCl और एनहाइड्रस, ये बच्चा 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल को क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है, जिसमें से टर्सरी को सबसे ज्यादा देता है। तो आओ जरा मैच कर लेते हैं, ए का क्या दिया है भैया, दूसरा, ठीक है ना, और बी का क्या है भैया, तीसरा, और सी का कौन सा है बताइएगा, चौथा, ठीक है। तो डी का क्या हो गया भैया, पहला, ये ऑप्शन आ गया, ठीक है ना। 99 का कौन सा हुआ, फर्स्ट ऑप्शन हुआ, ठीक है ना। आगे चलिएगा भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर देखिएगा भैया, ठीक है। लिखा हुआ है आइडेंटिफाई कंपाउंड्स एक्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है ना, बहुत आसान सवाल है भैया, ठीक है ना। चलो आओ देख लो, लिखा हुआ भैया अगर बहुत कम टेम्परेचर ले लिए, बहुत कम टेम्परेचर ले लिए बच्चा, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, डाईएजोटाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाईएजोटाइजेशन। तो इसमें क्या बनने वाला भैया, जरा देखना, यहाँ बन जाएगा N2Cl बन जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेंजीन, एक क्या है अपना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बच्चा, या तो सेकंड होगा या तो थर्ड होगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे साइनोबेंजीन बना है, और साइनोबेंजीन के लिए बी क्या होना चाहिए अपना, बताइए, कॉपर साइनाइड इन प्रेजेंस ऑफ KCN, चाहे ये हो जाए चाहे वो हो जाए। दूसरा, अगर बच्चा इसमें देखा जाए बनता है तो ये क्या बनता है अपना, नाइट्रोजन गैस बनता है। क्या बनता है, नाइट्रोजन गैस बनता है। कौन सा ऑप्शन हुआ अपना, थर्ड आंसर हुआ, ठीक है ना। चलो भाई आज का सेशन बस यहीं तक। पेपर कैसा हुआ था आप लोग मैच कर लीजिएगा और देखिएगा। और बच्चों आपका 17 को पेपर है, बिल्कुल एनर्जेटिक बने रहिएगा। जितने भी पेपर हम लोग करवा रहे हैं इससे आसानी पेपर आएगा।
और हम लोगों का पूरा मोटो रहता है कि जो भी पेपर करवा रहे हैं वो जो नीट आप देने जाओ तो वो नीट का पेपर आपको आसान लगे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप रहे और नंबर का तो बौछार हो। चलो भाई, ओके बाय बाय। और नीट को बस क्वालिफाई नहीं करना बे, फाड़ डालेंगे। चलो भाई, ओके बाय बाय।